हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत होती है। हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि गू फैमिली की दादी होती है। उनके सामने 4 मेड खड़ी होती है। वो कह रही होती है, यंग मास्टर ने फिर से अपनी ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट कर दिया। अब बीजिंग की कोई भी लड़की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करती। दादी कहती है, ठीक है, तो अब मैं पूरे देश और दुनिया में घूम घूम कर ढूंढूंगी कोई ऐसी लड़की जो मुझे मेरा पड़पोता दे सके। ये जो 1 अरब की प्रॉपर्टी है किसकी होगी? मैं उसे भी उसका हिस्सा दे दूंगी। गू टिंगशन, बीजिंग का सबसे अमीर आदमी, गू कंपनी के आधे शेयर उसके हैं। फिर हम देखते हैं कि 4 दोस्तों को पता चल जाता है कि जो भी टिंगशन से शादी करेगा उसे $1 बिलियन का मालिक बनाया जाएगा। इनमें से पहली लड़की का नाम लियू सियान होता है। ये कहती है, अच्छा, जो गू शेयर्स हैं वो टिंगशन को बिलोंग करते हैं। दूसरी लड़की का नाम हुआ मिंग फेई होता है। वो कह रही होती है, उसे सब सेलिब्रेट बुद्धिस्ट कहते हैं। 1 मीटर के अंदर कोई भी लड़की उसके पास नहीं जा सकती। तुम जैसी हॉट लड़की की तो बात ही छोड़ो। तीसरी लड़की का नाम ली हान होता है। वो कहती है, शायद उसे कोई सोलमेट चाहिए। इस आखिरी लड़की का नाम जाओ मिंगयू होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम मिंग फेई होता है, वो एक लड़के के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हट जाता है जिससे वो पूल में गिर जाती है। असल में यही लड़का है जिसका नाम गू टिंगशन है और इसी से शादी करने की बात हो रही है। ये गू कंपनी का मालिक भी होता है। फिर हम देखते हैं कि ली हान टिंगशन के पास जाती है और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, हेलो, मैं ली ग्रुप से हूँ। लेकिन टिंगशन उससे कहता है, किसी और लड़के को भेजो मुझसे बात करने के लिए। फिर वो चला जाता है। शाम होती है। फिर तीसरी लड़की सियान उसके पास जाती है और कहती है, ओपा, क्या तुम मुझे ड्रिंक दिला सकते हो? टिंगशन चुटकी बजाकर एक ड्रिंक मंगवाता है और उसे देने की बजाय उसके सिर पर गिरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ ग्यू ग्रुप की एनुअल मीटिंग चल रही होती है, वहाँ वो आखिरी लड़की मिंगयू ड्रिंक में कुछ मिलाकर टिंगशन को दे देती है। टिंगशन भी ये सोचकर ले लेता है कि कंपनी के एनुअल फंक्शन में जो एम्प्लॉइज ने अच्छा काम किया है, तो इस वजह से वो आज उन्हें मना नहीं कर सकता। ये सोचकर वो ड्रिंक पी लेता है। कुछ देर बाद टिंगशन अनकंफर्टेबल होने लगता है, जिससे वो उठकर वहाँ से चला जाता है। मिंगयू भी उसके पीछे चली जाती है। तभी उसे वो अंदर खींच लेता है। मिंगयू अपने कपड़े खोलने लगती है कि तभी उसकी नजर उसके चेहरे पर जाती है। असल में ये बंदा गू ग्रुप का मैनेजर होता है और इसका नाम चांग मिंग होता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जो गू ग्रुप की स्टाफ होती है और इसका नाम पू जियांगसी होता है। उसके पास में मैनेजर और उसके साथ मिंगयू होती है। मैनेजर उससे कह रहा होता है, ये लड़की नई ग्रेजुएट है, फिर भी कितनी स्मार्ट लगती हो। मिंगयू कहती है, लगता है जियांगसी से प्यार हो गया है। फिर वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर जियांगसी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, आज तुम्हें परमानेंट जॉब मिली है, सेलिब्रेट करते हैं, चलो ड्रिंक करते हैं। फिर वो 1 ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देती है, लेकिन जियांगसी कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। मैनेजर कहता है, शाओफू, मिंगयू सही कह रही है, ये कंपनी में पहले आई थी तो ये तुम्हारी सीनियर है। अगर तुम ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करोगी तो वो गलत लगेगा। मिंगयू कहती है, जल्दी से पी लो, पता नहीं चलेगा। फिर वो ड्रिंक ले लेती है और पी जाती है। पीने के बाद वो कहती है, सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ये कहकर वो चली जाती है। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। मैनेजर उसे देखकर कहता है, भागकर जाओगी कहाँ? आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। इधर टिंगशन भी नशे में फोन पर बात कर रहा होता है, कैंपिंग साइट आ जाओ मुझे लेने, लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। पूरा शरीर गर्म और अजीब लग रहा है। उधर से एक बंदा कह रहा होता है जिसका नाम गूफू होता है, बॉस, कहीं आपको किसी ने ड्रग तो नहीं दे दिया? टिंगशन कहता है, बकवास मत करो, जल्दी कुछ करो, बहुत गर्मी लग रही है। फिर वो निकल जाता है। इधर दोनों नशे की हालत में मिल जाते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर गूफू भी पहुँच जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, वो टिंगशन को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। उसे ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर वो एक हाथ अपने आंखों पर रखकर कहता है, बॉस, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और भाभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर उसे जगाने लगता है, लेकिन वो जागता नहीं है, तो गूफू उसे अपने पीठ पर उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जियांगसी को भी नींद खुल जाती है। वो ये देखकर डर जाती है। फिर उसे पास में एक ब्रेसलेट मिलता है। वो उसे देखकर कुछ सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जियांगसी के हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, जो कि वो प्रेग्नेंट होती है। वो उसे देखकर सोचती है, मेरे मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था, तब से मैं अकेली हूँ। अगर भगवान ने मुझे प्यार भरा घर नहीं दिया तो क्या हुआ?
अब मैं खुद ऐसा घर बनाऊंगी। फिर वो खुश होकर चल पड़ती है। फिर हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। टिंगशन गाड़ी में बैठे होते हैं। गूफू उससे कह रहा होता है, मिस्टर गू, आप आखिरकार लौट आए। 4 साल की मेहनत के बाद अब आप गू कंपनी को संभाल सकते हैं। मिसेस गू की अल्जाइमर की हालत और बिगड़ रही है। टिंगशन कहता है, मुझे भी दादी की बीमारी की चिंता है, लेकिन मैंने जिस लड़की को ढूंढने को कहा था उसका कुछ पता चला? गूफू कहता है, अभी नहीं। टिंगशन कहता है, 4 साल बीत गए और तुम कुछ नहीं कर पाए। गूफू कहता है, उस रात बहुत अंधेरा था, मैं अपनी भाभी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। टिंगशन कहता है, उसकी पीठ पर एक पत्ते जैसा बर्थ मार्क था। गूफू कहता है, मैं हर औरत के कपड़े उठाकर थोड़ी न देख सकता हूँ। टिंगशन कहता है, मुझे उसे भी ढूंढना है और वो परिवार की बौद्ध माला भी। फिर उसे घर से कॉल आ जाता है। वो कहता है, क्या ग्रैंडमा को कुछ हुआ? फिर वो घर आ जाता है। वो मेड से कहता है, क्या हुआ? मेड कहती है, डैडी गायब है। गूफू गुस्से में कहता है, ओल्ड लेडी की अल्जाइमर और खराब हो गई है, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मुझसे बहस मत करो, जल्दी ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि जांगशी किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ बस रुकती है। उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं और आकर जांगशी के गले लग जाते हैं। जांगशी उन्हें लेकर चली जाती है। इधर टिंगशन की दादी रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी उधर से एक तेज कार आकर उन्हें ठोकने ही वाली होती है कि जांगशी उन्हें पकड़कर खींच लेती है। उस कार में मिंग्यू होती है। वो बाहर आके कहती है, बुढ़िया, क्या तू अंधी है क्या? दादी कहती है, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मिंग्यू कहती है, चल हट यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तीनों को। जांगशी कहती है, जाओ मिंग्यूए, ये तुम बूढ़े लोगों के साथ कैसे बात कर रही हो? मिंग्यूए कहती है, खुद रोड पार की और ब्लेम मुझ पर डाल रही हो, कहीं तुम्हारी दिमाग की हालत खराब तो नहीं? दादी कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा पोता उस सामने वाली बिल्डिंग में काम करता है, मैं उसे लेने आई हूँ। फिर जांगशी अपना कोट निकालकर दादी को पहना देती है और कहती है, दादी, यहाँ बहुत ठंड है, आओ ये पहन लो, वरना ठंड लग जाएगी। तभी दादी उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है जो उसने टिंगशन को दिया था। उन्हें याद आता है, उन्होंने उसे देते हुए ये कहा था, ये हमारी फैमिली की विरासत है जो सिर्फ गू परिवार की बहू को दी जाती है। जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की मिल जाए तब ये उसे दे देना, ये बुद्धिस्ट बीड्स उसी के लिए है। फिर वो जांगशी से कहती है, मैंने अपनी बहू ढूंढ ली है। जांगशी कहती है, दादी, आपने किसी को गलत पहचान लिया है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। दादी कहती है, मैंने सही पहचाना है, तुम ही मेरी बहू हो। मिंग्यूए उन्हें देखकर कहती है, बहुत अजीब बात है, इतनी छोटी उम्र में 2 बच्चों को भी जन्म दे दिया, उनका कोई बायोलॉजिकल फादर भी नहीं है। अब एक दादी भी आ गई। मैं कहती हूँ, हमारी कंपनी की रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है क्या? कोई भी अंदर आ जाता है। जांगशी कहती है, जुबान संभाल कर बात करो। मिंग्यू कहती है, तुम खुद इतनी गंदी हरकतें करते हो और दूसरों को कुछ कहने नहीं देते। आओ आओ, सब देखो इस औरत को, बिल्कुल बेहया है, बाहर दूसरों के साथ अफेयर कर रही है और उसके पास 2 बच्चे भी हैं जिन्हें अपने असली बाप का भी नहीं पता। जांगशी कहती है, मुझे लगता है तुम बेहया हो, तुम एक शादीशुदा आदमी को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि उसकी बीवी तुम्हारे घर आ जाएगी? ये सुनकर वो उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन जांगशी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें खुद पता है कि मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं? वरना चलो मैनेजर चांग की वाइफ के पास चलते हैं, वहीं जाकर बात करते हैं। अपनी जुबान संभालो, अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द और कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनकर वो उन्हें उंगली दिखाकर चली जाती है। फिर जांगशी दादी से कहती है, ग्रैंडमा, इधर आओ, तुम्हारे पोते का नाम क्या है? मैं सिक्योरिटी बूथ से बात करके उन्हें ढूंढने को कहती हूँ। दादी बताती है, मेरे पोते का नाम है दा तिंग। जांगशी उनसे उसका पूरा नाम पूछती है। वो बताती है, गुदा तिंग। जांगशी के बच्चे कहते हैं, द तिंग बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। फिर दादी उन बच्चों को पड़पोता बोलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जांगशी दादी को घर ले आती है। वो उनसे कह रही होती है, ग्रैंडमा, रात में ठंड हो रही है, आप मेरा कोट पहन लो। दादी कहती है, मेरी बहू तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर जांगशी को कॉल आ जाती है। वो फोन उठाकर चली जाती है। इधर आकर वो फोन पिक करती है और कहती है, क्या आपने उनके घर वालों को ढूंढ लिया? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एड्रेस भेज दीजिए। फिर वो कॉल कट कर देती है और अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकालकर वहीं रख देती है। फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। दादी खाते हुए पूछती है, ग्रैंडडॉटर इन लॉ, हमारे नौकर कहाँ हैं? जांगशी कहती है, दादी, हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं है। दादी कहती है, क्या हमारे कोई नौकर नहीं है? हमने ये घर इतना छोटा क्यों कर लिया? क्या हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है? कोई बात नहीं, दादी अभी जिंदा है, मेरे पास कुछ लाइफ सेविंग पैसे हैं।
फिर वो उसे एक कार्ड देते हुए कहती है, मेरे पास UBS ग्रुप में 1 अरब है, मैं वो भी तुम्हें देती हूँ। पासवर्ड है उस नालायक का बर्थडे। जियांगशी कहती है, दादी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। दादी कहती है, ले लो, कल ज्यादा खाना खरीदना, मेरे दोनों डार्लिंग्स भूखे नहीं रहने चाहिए। तभी कोई डोर नॉक करता है। जियांगशी उठकर जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो टेंशन होता है। उसे देखकर जियांगशी सोचती है, ये इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर वो उससे पूछती है, क्या आप डटिंग हैं? वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ। फिर वो उसे अंदर बुलाती है और कहती है, हम तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रहे हैं। टिंगशन दादी के पास जाता है। दादी उसे देखकर कहती है, दातिंग तुम अब तक कहाँ थे? चलो बैठो और खाओ बहू, तुम्हारा खाना तो आंट ल्यू से भी अच्छा है। जियांगशी टिंगशन से कहती है, तुम मेरे साथ खाना खाओगे? खाते खाते मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। उसे देखकर टिंगशन सोचता है, इस औरत ने इतनी चालाकी से ग्रैंडमा से उनका ब्लैक कार्ड छीन लिया। फिर वो उससे पूछता है, तुम गूस की एम्प्लॉई हो ना? जियांगशी बोलती है, हाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हूँ। फिर पूछती है, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मैंने तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कभी नहीं देखा। गूफू कहता है, अगर वो तुम्हें ढूंढ लेते तो उनकी गलती होती, लेकिन अगर तुम मिल भी जाओ तब भी उनकी गलती होती। फिर टिंगशन उसके पैर पर जोर से लात मारता है और कहता है, मैं गूस में टेम्पररी वर्कर हूँ, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं सकी। जियांगशी कहती है, कोई बात नहीं। फिर उसे वो कार्ड देते हुए कहती है, ये पैसे जो तुम्हारी ग्रैंडमा ने दिए हैं, ये लाइफ सेविंग मनी है और उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। टिंगशन वो कार्ड लेने ही लगता है कि दादी उससे छीन लेती है और कहती है, इसने कंपनी को भी बर्बाद कर दिया और अब इसे पैसे मैनेज करने नहीं दिए जा सकते। मैं ये पैसे अपनी बहू को देना चाहती हूँ, उसे ही चाहिए ये पैसे, ताकि वो मेरे दोनों प्यारे बच्चों को पाल सके। फिर वो कार्ड उन बच्चों को देते हुए कहती है, जाओ अपनी मम्मी की हेल्प करो, इसे ऐसे जगह छुपाना जहाँ तुम्हारे पापा ढूंढ ना सके। फिर वो बच्ची कहती है, ठीक है ग्रैंडमा, हम इसे ऐसी जगह छुपा देंगे कि पापा उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो अंदर चले जाते हैं। जियांगशी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टिंगशन उसे रोकते हुए कहता है, छोड़ो, जाने दो, वो फेक है। आज की बात के लिए थैंक यू, हम अब चलते हैं। फिर वो दादी के पास जाकर कहता है, ग्रैंडमा हमें घर चलना चाहिए। दादी कहती है, क्या ये हमारा घर नहीं है? ग्रैंड डॉटर इन लॉ यहीं रहती है, मैं अपनी बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ। टिंगशन कहता है, ग्रैंडमा हमारा अभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, हम साथ में नहीं रह सकते। दादी कहती है, बच्चे इतने बड़े हो गए और अब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। टिंगशन कहता है, पिछले 5 सालों से मैं विदेश में काम कर रहा था ना, इस बार मैं इसीलिए वापस आया हूँ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने। दादी कहती है, तो फिर कल ही सर्टिफिकेट बनवा लो, मैं अपने स्वीट हार्ट्स के साथ रहना चाहती हूँ। टिंगशन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ही हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये सुनकर जियांगशी हैरान हो जाती है। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि गूफू टिंगशन को एक फाइल देते हुए कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन यही है बॉस, आप सच में उससे मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हैं? टिंगशन कहता है, मेरी ग्रैंडमा दवा नहीं लेंगी अगर मैं सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊं। जाओ और मेरे लिए एक फेक सर्टिफिकेट बनवा दो टेम्पररी वर्कर के नाम से। ये औरत इतनी क्लेवर है कि दादी की कॉफिन बुक के बारे में भी झूठ बोल गई। तुमने कहा था कि अगर उसे पता चल गया कि मैं गूस का प्रेसिडेंट हूँ तो वो गूस छीन लेगी। गूफू कहता है, फिर आप गरीब बनने का नाटक करो जितना गरीब बन सकते हो। फिर हम देखते हैं कि दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर बाहर आ रहे होते हैं। उनके बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जियांगशी मन में सोचती है, मैं ग्रैंडमा गू की मदद कर सकती हूँ और इन दोनों बच्चों को एक पापा भी मिल जाएगा। फिर वो टिंगशन से कहती है, भले ही हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, लेकिन इस वक्त के दौरान कोई रू और ये को ये नहीं कहेगा कि वो फादरलेस क्यूटीज है। टिंगशन कहता है, मैं उनका डैड हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं एक बाप की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जियांगशी कहती है, थैंक यू, मैं भी ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखूंगी ताकि उन्हें बुढ़ापे में कोई पछतावा न रहे। तभी वहाँ पर 3 गाड़ियां आकर रुकती है। टिंगशन बताता है, आज सुबह ग्रैंडमा फिर से बीमार हो गई थी और उन्होंने सोचा कि गू फैमिली अब भी इंपीरियल कैपिटल की सबसे अमीर फैमिली है, तो मैंने सोचा तुम्हें एक ग्रैंड रजिस्ट्रेशन सेरेमोनी दी जाए। फिर दादी गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, सारा सामान ले आओ। फिर लड़कियां वो ले आती हैं और आकर बताती हैं, 9 फेनिक्स होल्डिंग पियरल्स क्राउन। इसे चीन के सबसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। दुनिया में एक ही है। द माउंटेन ऑफ लाइट दुनिया का सबसे पुराना हीरा दुनिया में एक ही है। गैरी वेलफेयर एशिया का सबसे बड़ा ब्लू कोन स्टोन प्रति कैरेट लाखों में बिकता है। जियांगशी पूछती है, ये घर, ये कार, ये गिफ्ट कार, ये सब क्या है? टिंगशन झूठ बोलता है, ये सब रेंट पर है और ये लोग एक्स्ट्रा हैं। ये सारे गिफ्ट्स ग्रुप में खरीदे गए नकली सामान है और इसमें मुझे 5000 युआन से ज्यादा खर्च आ गया। मेन रीजन था
ग्रैंडमा की इच्छा पूरी करना। जियांगशी कहती है, तो असली सच्चाई ये है, आपने बहुत मेहनत की है। तभी कार से एक लड़का और निकलता है जो कि टिंगशन का दूसरा भाई होता है। इसका नाम गुमिंगन होता है। वो दादी के पास आकर कहता है, ग्रैंडमा, छोटा भाई जरूर इस औरत के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहा है और ये दोनों बच्चे तो पक्के से इनके नहीं हैं। टिंगशन मन में कहता है, ये नालायक यहाँ कैसे आ गया? गड़बड़ हो गई, सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। फिर वो कहता है, ग्रैंडमा, छोटा भाई आपको जरूर धोखा दे रहा है। जरूर इसने सड़क से किसी औरत को उठा लिया और 2 बच्चे भी ले आया। वो बच्चे कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हो, हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। दादी कहती है, हाँ सही बोल रहे हो तुम, इस बैड अंकल की बातों में मत आना। फिर वो उसे मारते हुए कहती है, तू बदतमीज लड़का, तुझे डराने दिया और तूने मुझे ही डरा दिया। ज़ेंगकोंग, अपनी आंखें खोल के अच्छे से देखो, ये हमारे गू परिवार का सीड है। गू मिंगन कहता है, दादी आपने मुझे फिर मारा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसे दिखते हैं, तो क्या हर उस इंसान को मान लेना है? ये गू परिवार की ब्लड लाइन की बात है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दादी उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तुम फिर से बकवास करने लगे। जियांगशी पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई वाला ड्रामा भी चलता है? टिंगशन कहता है, ये बात सच है। फिर गुमिंगन कहता है, मेरे कजिन का मन तो काफी समय से इसी में लगा है। टिंगशन उसके पास जाकर पूछता है, तो अब तुम क्या चाहते हो? वो एकता है, पितृत्व परीक्षण कराओगे? क्या हिम्मत है? फिर हम देखते हैं कि सब लोग खड़े होते हैं। डॉक्टर उनके पास आकर कहता है, डीएनए कलेक्शन पूरा हो गया है, जल्दी से जल्दी 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। फिर जियांगशी टिंगशन को साइड में ले जाकर कहती है, चलो ग्रैंडमा को सच बता देते हैं, तुम्हारे घर में कोई बिलियंस की प्रॉपर्टी तो है नहीं जो इनहेरिट करनी है। इतनी बड़ी बात के लिए पैटर्निटी टेस्ट? टिंगशन कहता है, वो घर तो ग्रैंडमा की एंसेस्ट्रल होम है, तुम उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। जियांगशी कहती है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो सारा सच सामने नहीं आ जाएगा? टिंगशन कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं। डॉक्टर रिजल्ट लेकर आता है। उसके आते ही गुमिंगन वो रिजल्ट छीन लेता है और कहता है, ग्रैंडमा, रिजल्ट आ चुका है, तुम देख सकती हो, जरूर मेरे भाई ने इस आउटसाइडर और इन 2 बच्चों के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। फिर दादी उससे रिजल्ट ले लेती है। उसमें लिखा होता है कि डीएनए मैच कर गया है। ये देखकर वो खुश होती है। जियांगशी भी उसे देखती है और सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? वो आदमी जो 4 साल पहले था वो यही था। गुमिंगन कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों बच्चे मेरे छोटे भाई के कैसे हो सकते हैं? दादी कहती है, नालायक, तू अपने भाई को ही गाली दे रहा है, मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर वो भाग जाता है। फिर ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते टिंगशन रुक जाता है, जिससे जियांगशी उससे टकरा जाती है और टिंगशन उसे पकड़ लेता है। जियांगशी उससे पूछती है, क्या तुम सच में इन बच्चों के फादर हो? टिंगशन बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे इन दोनों बच्चों को तुम्हारी परमिशन के बिना पहचान लिया। मैंने पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट में छेड़छाड़ की थी। फिर उसे उस डॉक्टर का कॉल आता है। टिंगशन कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपसे वादा किया था वो आपको मिल जाएगा। फिर डॉक्टर के पास 2 मिलियन युआन आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, लेकिन मैंने तो फोन इसलिए किया था कि मैं डीएनए रिपोर्ट को बदल ही नहीं पाया। मैंने अभी तक इस पितृत्व परीक्षण को बदलने का टाइम नहीं पाया। इधर उनके पास दादी भी आ जाती है। दादी उन्हें देखकर कहती है, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? बोलो, अभी पता चला तुम दोनों तो यहाँ छिपकर बातें कर रहे थे। जियांगशी कहती है, ग्रैंडमा, नहीं। फिर उसके बच्चे उससे कहते हैं, मॉम, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, शाई हो रहे हो क्या? फिर वो दादी से कहती है, दादी कुछ गलत मत समझो, अब देर हो रही है, मैं इन्हें पहले ले जाती हूँ, मैं अगली बार आपसे मिलने आऊंगी। टिंगशन कहता है, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। तभी दादी उसका कान पकड़ लेती है। तू बदमाश, तू मेरी बहू को परेशान कर रहा है। टिंगशन कहता है, ऐसा नहीं है। फिर जियांगशी भी कहती है, नहीं दादी, ऐसा नहीं है। दादी कहती है, क्या हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद हम साथ रहेंगे? फिर उसके बच्चे बोलते हैं, हम नहीं चाहते कि मम्मी और डैडी अलग अलग रहे। टीवी में हमने देखा था कि सिर्फ डिवोर्स्ड कपल्स ही अलग रहते हैं। फिर टिंगशन कुछ सोचने लगता है और जियांगशी को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, दादी स्पष्ट है, हम साथ ही रहेंगे। जियांगशी उससे पूछती है, जब आपने कल कहा था कि आप शादी करने वाले हैं, तब आपने साथ रहने वाली बात नहीं कही थी। टिंगशन कहता है, अगर मैं अब ग्रैंडमा को बता दूं कि हम साथ नहीं रहने वाले तो उन्हें शक हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी। जियांगशी कहती है, हाँ ग्रैंडमा, हम साथ ही रहने वाले हैं। टिंगशन कहता है, दादी मैं इन्हें ले जाकर उनका सामान पैक करवाता हूँ और फिर तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं। दादी कहती है, अब ठीक है बहू, तुम ये बताओ, तुम कहाँ रहना चाहती हो? तुम पुराने घर में रहना चाहती हो या डोंगशन विला के किंग फ्लोर अपार्टमेंट में, या फिर तुम्हें कोई बड़ा गार्डन चाहिए?
बस बोलो, ग्रैंडमा तुम्हारे लिए खरीद लेगी। टेंशन उन्हें रोकते हुए कहता है, ग्रैंडमा, हमारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है। हमारे पास ना कोई किंग फ्लोर अपार्टमेंट है, ना ही कोई बिग विला। हम किसी बिग विला या मैनर में नहीं रह सकते, तो फिर कहाँ रहेंगे? फिर टेंशन चलते चलते कहता है, मुझे नहीं पता ग्रैंडमा ने अचानक क्यों बोल दिया कि हमें साथ रहना चाहिए। क्या तुम्हें बुरा लग रहा? जियांशी रुकते हुए कहती है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्या हम शादीशुदा नहीं हैं? ग्रैंडमा का पुराना घर कैपिटल में नहीं है। तुमने एक घर रेंट पर लिया था और रेंट नहीं दे पाए, तो वो इविल लैंडलॉर्ड ने तुम्हें निकाल दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ग्रैंडमा ने ना कहा होता तो तुम ग्रैंडमा को आज रात कहाँ रखते? भले ही हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, लेकिन हमने ओथ लिया है और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। अब जब हम एक साथ हैं, तो सब कुछ अकेले मत संभालो। मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एक बार अगर अग्री कर लिया है तो फिर उसे मत भूलना। फिर टेंशन ओके कहता है। जियांशी फिर अपना हाथ हटाते हुए कहती है, वो लोग जा चुके हैं, चलो जल्दी। फिर वो जाने लगते हैं। तभी एक औरत ऊपर से पानी गिरा देती है, जो कि जियांशी के ऊपर आकर गिरता है। टेंशन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जियांशी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो औरत ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम लोग क्या देख रहे हो? किसने कहा था कि चलते रोड पर ध्यान ना दो? तुम्हारे ऊपर पानी गिरा, ठीक ही हुआ। टेंशन कहता है, ऊंचाई से चीजें फेंकना इलीगल है, पता है ना कि इसके लिए सजा हो सकती है? वो आंटी कहती है, मुझे डराओ मत, मैं बस पानी फेंक रही थी, पत्थर नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम वापस आ गई हो तो मैं कुछ और फेंक के तुम्हें मार ही देती। तभी वहाँ दादी आ जाती है और कहती है, तुम किसे गालियाँ दे रही हो? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। जियांशी दादी को रोकते हुए कहती है, दादी कृपया गुस्सा मत हो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। फिर वो उस औरत से कहती है, सिस्टर चांग, हम सब पड़ोसी हैं, रोज मिलते हैं, मुझे इस तरह टारगेट करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल से ही चिढ़ है। रोज खुद को क्यूट बनाकर इधर उधर घूमती हो, किसी को भी पटाने की कोशिश करती हो। तुम्हें देखकर कोई भी डिस्गस्टेड फील करेगा। फिर उसके ऊपर थूक देती है। टेंशन उसे हटाता है। जियांशी कहती है, जंग, जब आप बोलती हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं तो हर दिन प्रॉपरली बिहेव करती हूँ। आपके हस्बैंड ने मुझे पटाने की कोशिश की है। वो कहती है, तुम बकवास कर रही हो। तुम ही हो जो रोज मेरे हस्बैंड के आसपास घूमती रहती हो उसे पटाने के लिए। अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश की तो मैं किसी से कहकर तुम्हारी पोल खोल दूंगी। फिर वो टिंगशेन से कहती है, यंग मैन, तुम तो ठीक लगते हो, इस लड़की से धोखा मत खाना। इतनी छोटी सी उम्र में शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो और 2 बच्चों को साथ ले आई। तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ नहीं लगती। दादी टिंगशेन से कहती है, मैं अपने पोते से बहुत नाराज हूँ, जल्दी से किसी को बुलाओ और इसका हिसाब करो। फिर टिंगशन किसी को फोन करने लगता है। तभी जियांशी जाती है और कूड़ा उठाकर उसके घर की ओर जाने लगती है। टिंगशन भी उसके पीछे चला जाता है। इधर जियांशी आकर उसका गेट नॉक करने लगती है। वो जिसे जो गेट खोलती है, जियांशी कूड़ा अंदर फेंक देती है। वो लड़की गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? जियांशी कहती है, पहली बात, मेरे बच्चे कोई लावारिस नहीं है, उनकी एक पहचान है, एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात, मैं इस साल 26 साल की हूँ और तुम्हारा हस्बैंड 1.6 मीटर लंबा है, 200 किलो वजन है, 45 साल का है और अनएम्प्लॉयड है। भले ही मैं जैसा भी बिहेव करूँ, बात उस तक पहुँचती ही नहीं। तीसरी बात, मैं तुम्हारी नीस को इससे मिलवाना चाहती हूँ और देखो, ये मेरा हस्बैंड है। फिर टिंगशन को पकड़कर सबके सामने किस कर लेती है। फिर कहती है, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है, तो मर जाओ। और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बच्चे कहते हैं, हमारे पापा दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी है और हमारे लिए सबसे अच्छे इंसान भी। फिर दादी कहती है, तुम मेरी बहू को कैसे बुली कर सकती हो? तुम जैसे गॉसिप करने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वह कूड़े पर लात मारकर चली जाती है। फिर टिंगशन किसी को मैसेज करता है, तुम्हें 1 घंटे में इस औरत को गायब करना है। फिर वह चला जाता है। जियांशी अंदर आती है, उसके पीछे टिंगशन भी आ जाता है। जियांशी कहती है, अभी जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। टिंगशन कहता है, मुझे अच्छी तरह देख लो। जियांशी पूछती है, तुम्हें क्या हो गया? टिंगशन बोलता है, तुम्हारे पास मैं हूँ। जियांशी कहती है, लेकिन तुम तो दूसरों पे लाइन मारते हो। फिर वो एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। तभी वहाँ दादी भी बच्चों के साथ पहुँच जाती है। दादी कहती है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तुमने ये टॉप फ्लोर रेंट पर क्यों लिया? ये बहुत ऊंचा है, तुम्हें ऐसा घर रेंट करना चाहिए था जिसमें एलिवेटर हो। जियांशी कहती है, ग्रैंडमा, मैंने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो मुझे नेचुरली थोड़ी सेविंग करनी पड़ी। टिंगशन कहता है, सॉरी, मेरी गलती है जो मैं पहले नहीं आया। जियांशी उसे मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सच में खुद को रूरू और ये का पापा मान बैठे हो? टिंगशन कहता है, मैं ही उनका पापा हूँ। मैंने वादा किया था कि एक पापा की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। ये सुनकर जियांशी हंसने लगती है। तभी दादी कहती है, चलो बहू, छोटी रूरू और छोटी यी ग्रैंडमा के साथ चलो, ग्रैंडमा तुम्हें एक बड़े घर में लेकर जाएगी। लेकिन टिंगशन उन्हें रोक लेता है और कहता है,
ग्रैंडमा, हमारा परिवार तो बैंकरप्ट हो चुका है। ग्रैंडमा कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुमने सारा पैसा उड़ा दिया। जाओ स्विस बैंक और ग्रैंडमा के लाइफ सेविंग पैसे निकालो। मेरे पड़पोते को इस तरीके से मत रहने दो। टिंगशन कहता है, मैं कुछ ना कुछ तरीका निकालता हूँ। जियांगशी पूछती है, ग्रैंडमा, ये आप क्या कह रही है? टिंगशन लड़खड़ाने लगता है। जियांगशी कहती है, अगर कुछ नहीं कहना है तो बताइए डिनर में क्या खा रहे हैं? फिर हम देखते हैं कि दादी सोफे पे बैठी होती है और बच्चे खेल रहे होते हैं। इधर टिंगशन जियांगशी को पीछे से पकड़ लेता है और फिर वो उसकी खाना बनाने में हेल्प करता है। फिर कुछ देर बाद वो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जियांगशी बर्तन उठाने लगती है, लेकिन दादी उसे रोक देती है और कहती है, तुम आज पूरा दिन थक गई हो, जाओ अपने रूम में जाकर आराम करो। फिर टिंगशन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे करने दो, लेकिन दादी उसे भी रोक देती है और कहती है, बदमाश, शादी की पहली रात है, जाओ और अपनी पत्नी के साथ सो। फिर वो दोनों का हाथ पकड़ती है और रूम की ओर ले जाकर अंदर धक्का दे देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और लॉक कर देती है। बच्चे दादी से पूछते हैं, ग्रैंडमा, आपने डैडी और मम्मी को अंदर बंद क्यों कर दिया? दादी कहती है, क्योंकि ग्रैंडमा को तुम लोगों की बहुत याद आती है। डैडी और मम्मी, हमें एक ब्रदर या सिस्टर चाहिए। फिर बच्चे पूछते हैं, क्या मम्मी हमें भाई या बहन देने वाली है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको एक भाई या बहन चाहिए। दादी कहती है, डैडी और मम्मी आज रात तुम्हें एक देंगे। उनके जाने के बाद दादी कहती है, भले ही हमारे पास इतनी प्यारी दो जाने हैं, लेकिन हमारे गु फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। स्विस बैंक में अब भी मेरे पास 1 अरब की डिपॉजिट है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा है। कुछ और ड्रैगन फीनिक्स ट्विंस पैदा कर लो। इधर ये दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। फिर जियांगशी कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा, वो शायद अब भी हम दोनों को, उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया है। टिंगशन उसके नजदीक आकर कहता है, तो फिर आज रात तुम तो कांप रही हो। जियांगशी कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर टिंगशन पूछता है, तो तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि आज रात का क्या सीन है? जियांगशी मन में सोचती है, इस इंसान को आज क्या हो गया है? क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्या इसकी कोई पसंदीदा लड़की नहीं है? लेकिन ये तो फोन पे कह रहा था कि इसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो लाइट जलाकर उसे धकेल देती है और कहती है, दरवाजा बंद है, आज रात तुम बेड पर सो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। फिर वो कबर्ड से बेडशीट निकालती है, जिसे टिंगशन छीनते हुए कहता है, मैं नीचे सोऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। लेकिन जियांगशी मानती नहीं है। फिर वो उसे पकड़कर बेड पर धकेल देता है और कहता है, जब हम दोनों ही फ्लोर पर सोना चाहते हैं तो क्यों ना हम दोनों ही बेड पर सो जाए। फिर वो उसे किस करने की सोचता है, लेकिन जियांगशी अपना मुंह हटा लेती है। टिंगशन कहता है, टेंशन मत लो, मैं कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। जियांगशी कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी ये तय नहीं हुआ कि फायदा कौन उठाएगा किससे। फिर टिंगशन उससे कहता है, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ। फिर वो चला जाता है। कुछ देर बाद जियांगशी अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकालकर झपने लगती है कि तभी टिंगशन भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। टिंगशन उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? क्या तुम बीमार हो? जियांगशी कहती है, नहीं नहीं, तुम नहा चुके हो, अब मैं जाऊंगी नहाने। ये बोलकर चली जाती है। फिर टिंगशन बेडशीट हटाता है कि जियांगशी बाहर आ जाती है और कहती है, तुम झांकना मत। फिर कुछ देर बाद जियांगशी भी नहा के आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में ही सोए होते हैं। तभी जियांगशी उठ जाती है और कहती है, इस घर की साउंड इंसुलेशन ठीक नहीं है, मैं ठीक करवा दूंगी। फिर वो एक स्टिक लेती है और रूफ पे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीधा टिंगशन के ऊपर गिरती है। टिंगशन उसको पकड़कर किस कर लेता है। तभी उसका हाथ उसके ब्रेसलेट पे जाता है। वो उसे देखता है और सोचता है, ये बुद्धिस्ट बीड्स कहाँ से लाई? क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसने मुझे 4 साल पहले बचाया था? रू और ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। जियांगशी उससे कहती है, अब तुम कर क्या रहे हो? हाँ, ये बुद्धिस्ट बीड्स मैंने ही खरीदे हैं। मेरे घर के पास की स्ट्रीट पर एक स्टॉल लगा था, वहीं से। टिंगशन पूछता है, ये बुद्धिस्ट बीड्स दिखने में तो चीप नहीं लग रहे और तुम कह रहे हो तुमने इन्हें किसी स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा। जियांगशी कहती है, तो क्या हुआ? मेरा हस्बैंड कोई सिंपल इंसान नहीं है। मैं तो एक नजर में पहचान गई कि ये बीड्स काफी एक्सपेंसिव हैं। टिंगशन उससे फिर पूछता है, कहाँ से लाए तुम ये बुद्धिस्ट बीड्स? जियांगशी कहती है, तुम्हें ये नहीं पता ना, बाहर से खरीदो तो ये चीज बहुत महंगी मिलती है, लेकिन रॉ मटेरियल लेकर खुद बनवाओ तो बहुत सस्ती पड़ती है, सिर्फ 100 युआन में मिल जाते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक और ले आऊंगी। टिंगशन कहता है, जरूरत नहीं। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। जियांगशी पूछती है, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम सो क्यों नहीं रहे? टिंगशन कहता है, तुम सो जाओ और बताओ तुमने ये नकली बुद्धिस्ट बीड्स क्यों खरीदे? जियांगशी बताती है, क्योंकि जब रू और यी पैदा हुए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने असली वाले बेच दिए, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये उनके बायोलॉजिकल फादर ने दी थी।
ये उस पहचान का सिंबल है। टिंगशेन उसके पास आकर कहता है, मैंने अभी अभी क्या सुना? जियांगशी कहती है, कुछ नहीं। फिर मन में कहती है, इसे शायद रू रू और यी के फादर की बात सुनना पसंद नहीं होगा। फिर सुबह हो जाती है। मिंग्यू जियांगशी को कॉल कर रही होती है। जियांगशी जैसे ही कॉल उठाती है तो मिंग्यू कहती है, तुम्हें पता है अभी टाइम क्या हुआ है? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो गू फैमिली से तुरंत निकल जाओ। फिर कॉल कट कर देती है। जियांगशी जैसे ही टाइम देखती है तो चौंक जाती है और कहती है, गई काम से, मैं लेट हो गई, मैं इतनी देर तक सोई कैसे रह गई? फिर जियांगशी जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। फिर कुछ देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दादी कहती है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, अगर लेट हो गई तो क्या हुआ? ग्रैंड माँ के पास पैसे हैं। फिर उसे और खाना देते हुए कहती है, और खाओ, ग्रैंड माँ को पता है तुम रात को बहुत थक गई थी। ये कहती है, मम्मी तुमने रात को चिल्लाया क्यों था? क्या घर में कॉकरोच आ गया था? ये सुन के दोनों काम पे भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जियांगशी ऑफिस पहुंच जाती है। मिंग्यू उससे कहती है, ओह तो अब तुम्हें काम पर आने की फुर्सत मिल गई। लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी मिंग्यू उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, ये मत समझो कि तुमने अपने शादी के फोटो सर्कल ऑन ए फ्रेंड्स में डाल दिए तो बहुत बड़ी चीज बन गई हो। तुम अब भी वही हो, एक स्लट। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। फिर उसे धकेल देती है। जियांगशी वहाँ से क्लीनिंग ब्रश उठाकर उसके सामने करते हुए कहती है, आज सुबह जब तुम बिना ब्रश किए निकली हो तो लाओ मैं तुम्हारी ब्रश करने में मदद कर देती हूँ। और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरे बच्चों के बारे में एक भी बात मत कहना, वरना मैं बदतमीजी पर उतर जाऊंगी। मिंग्यू कहती है, हिम्मत है? जियांगशी कहती है, हिम्मत तो है, जरा फिर से बोल के देखो। फिर मिंग्यू, ठीक है, बोलकर चली जाती है। फिर जियांगशी अपना काम करने लगती है। इधर मिंग्यू मैनेजर के साथ इंटीमेट होने लगती है। कुछ देर बाद वो मैनेजर से कहती है, मैंने तुम्हें खुश किया है तो अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो जियांगशी एक तो लेट आई और उसे कोई शर्म नहीं है, 2 बच्चे पैदा कर लिए और अब मुझ पर हाथ उठाती है। मैनेजर कहता है, मैंने सुना है कि उसकी शादी हो चुकी है। मिंग्यू कहती है, हाँ, उसने इसी कंपनी के एक टेम्पररी वर्कर से शादी की है। क्या तुम फिर भी इसका साथ दोगे? मैनेजर कहता है, वो सच में क्यूट है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे पूरी तरह से ओबीडियंट बना दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी प्रिंट मशीन में कोई कागज प्रिंट कर रही होती है कि तभी पीछे से मैनेजर आकर उसके पीछे हाथ लगा देता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये तुमने क्या किया? मैनेजर कहता है, मैंने क्या किया? जियांगशी कहती है, तुमने मेरी बट को टच किया। ये सुनकर सब खड़े हो जाते हैं। वो मैनेजर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? किसने तुम्हारी बट को टच किया? मेरा हाथ छोड़ो। जियांगशी उसे माफी मांगने को कहती है, लेकिन वो कहता है, माफी किस बात की? मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पर मिंग्यू आकर कहती है, फू जियांगशी, अब तो तुम बहुत बोल्ड हो गई हो, मैनेजर से इस तरह की बदतमीजी। जियांगशी कहती है, क्या तुमने इसे ऐसा करने के लिए कहा था? वो कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जियांगशी उससे कहती है, मुझसे जल्दी माफी मांगो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। मैनेजर कहता है, किसने तुम्हें हैरेस किया? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ फू जियांगशी, जब बात बोलो तो प्रूफ होना चाहिए। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनसे पूछो। फिर मिंग्यू पूछती है, क्या किसी ने इन्हें ऐसा करते हुए देखा? कोई भी हाँ नहीं बोलता है। फिर मैनेजर अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम प्रूफ क्यों नहीं दे सकती? अगर कोई सबूत नहीं है तो फालतू बातें मत करो। तभी एक स्टाफ बोलता है, तुम खुद को कोई परी समझती हो क्या, जो सब तुम्हें छूना चाहते हैं? दूसरी लड़की बोलती है, शियाओ फू, तुम अपने 2 बच्चों के लिए कल ब्लाइंड डेट पर जो पापा ढूंढने गई थी उससे खुश नहीं हो। अब तुम्हें सुपरवाइजर चांग पसंद है तो तुमने जानबूझकर ये सब किया। मैनेजर कहता है, तो असली माजरा ये है फू जियांगशी, तुमने इतनी चालाकी से मुझे फंसाने की कोशिश की ताकि मुझे ब्लैकमेल करके अपने बच्चों का बाप बना सको। एक बंदा बोलता है, शियाओ फू, तुम्हें पता है तुम्हारी बातें अभी फॉल्स एक्यूजेशन में आती हैं, तुम्हें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैनेजर कहता है, हाउजी, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बातों ने इस सुपरवाइजर की इमेज को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। अब ये सुपरवाइजर डिमांड करता है कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो वरना तुम्हें तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। जियांगशी कहती है, चांगमिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनेजर कहता है, शर्म किसे नहीं आनी चाहिए, ये तो मेरी नॉर्मल रिक्वेस्ट थी, और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मनाक कहने की? कौन था जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया और 2 बच्चों को जन्म दिया? वो तुम ही हो। मिंग्यू कहती है, फू जियांगशी, तुम ब्रदर मिंगमिंग से माफी क्यों नहीं मांग लेती? मुझे पता है तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक फादर चाहिए, लेकिन तुम और ब्रदर मिंग एकदम मिसमैच हो। फिर वो उसके पास आकर उसे पकड़ती है और कहती है, बस माफी मांग लो, कंपनी तुम्हें रख लेगी, तुम अपनी जॉब तो खोना नहीं चाहती ना? फिर वो उसे घुटने के बल बैठा देती है और कहती है, तुम्हें अपने बच्चों को पालना है तो तुमने ब्रदर मिंग के सहारे प्रमोशन पाने की सोची थी, माफी मांग लो। फिर सब लोग उसे माफी मांगने के लिए फोर्स करने लगते हैं। मिंग्यू कह रही होती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
मैंने चांगमिंग को फंसाया नहीं, वो खुद था जिसने मुझे हैरेस किया। तभी उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है। फिर वो उठकर कहती है, बस बहुत हो गया, मैंने किसी को सेड्यूस नहीं किया, मैंने तो नॉर्मल ऑफिस क्लोथ्स पहने थे। किसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है ये साबित करने के लिए कि चांगमिंग ने मुझे हैरेस किया था? मैं कैमरा चेक करवाना चाहती हूँ। फिर हम इधर देखते हैं कि टिंगशन गुफू से कह रहा होता है, मेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढो जिसमें 2 बेडरूम और 2 लिविंग रूम हो, रहने में कंफर्टेबल हो और आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, और हाँ, वहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी हो। रू और यी को जल्दी ही पढ़ाई शुरू करनी है। ये सुन के गुफू मुस्कुराने लगता है। टिंगशन पूछता है, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। वो कहता है, क्या आपका मतलब है कि आप पूरी तरह से इस लड़की के साथ सेटल होना चाहते हैं? तो फिर उस औरत का क्या जो 4 साल पहले थी, क्या हम अब भी उसे ढूंढ रहे हैं? टिंगशन कहता है, हाँ ढूंढते रहो, मैंने उसे साफ कहा था कि ये सिर्फ ग्रैंडमा और उसके बीच के कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज को मैनेज करने के लिए है। जैसे ही वो 4 साल पहले वाली औरत मिल जाएगी, हम तुरंत डिवोर्स कर लेंगे। गुफू कहता है, आपका चेहरा तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम डिवोर्स करना चाहते हो। टिंगशन कहता है, तुमने क्या कहा? तभी उसे कॉल आता है। उधर से कोई कह रहा होता है, हेलो डैडी, बुरा हो गया, मम्मी को एक बैड आदमी ने बुली किया है। वो भागता हुआ जाता है। इधर वो मैनेजर जियांगशी को थप्पड़ मारते हुए कहता है, कौन है जो सर्वेलांस चेक करवाना चाहता है और मुझे थ्रेटन कर रहा है? मैं यही तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोई भी तुम्हारे बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम करना क्या चाहती हो? 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है? इधर टिंगशन जल्दी जल्दी जा रहा होता है और कह रहा होता है, डरो मत, डैडी अभी मम्मी के पास जा रहा है, मुझे मम्मी के काम की जगह का एड्रेस भेजो। वो बच्चे कहते हैं, मम्मी गूस ग्रुप में काम करती है। वो गुफू से कहता है, तुरंत चेक करो कि श्यांगसी किस डिपार्टमेंट में काम करती है। गुफू कॉल करके पूछता है, वो मिस्टर गू की यंग वाइफ है और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 16वीं फ्लोर में काम करती है। इधर मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर टिंगशन भी पहुँच जाता है और कहता है, कौन है जो उसे टच करने की हिम्मत कर रहा है? फिर वो मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए हटाता है। मैनेजर उसे पहचान नहीं पाता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये गूस ग्रुप है, यकीन करो या नहीं, मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतवाऊंगा। टिंगशन कहता है, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम हो कौन? तुम मेरी वाइफ को कैसे बुली कर सकते हो? मैनेजर पूछता है, तुम्हारी वाइफ? तो तुम वही बदबूदार टेम्पररी वर्कर हो? ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, इस मैनेजर को तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई है। अगर तुम उसे मुझे दे दो तो आज की बात यही खत्म कर दूंगा। ये सुन के वो उसे एक मुक्का और मारता है। मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है, मैं गूस ग्रुप का सीनियर डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें बाहर फेंक देंगे। एक बंदा कहता है, यकीन करो या नहीं, जल्दी से घुटनों पर बैठो वरना मर जाओगे। टिंगशन उसे भी मारता है। टिंगशन कहता है, गूस ग्रुप के डिपार्टमेंट मैनेजर, यकीन करो या नहीं, मैं अभी तुम्हें छोड़ दूंगा। मैनेजर कहता है, मुझे छोड़ोगे? तुम कौन हो? क्या तुम सच में खुद को प्रेसिडेंट समझते हो? फिर वो अपना फोन निकालता है और कॉल करके कहता है, गूस ग्रुप के सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोस्ट को तुरंत हटा दो। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। टिंगशन अपनी घड़ी देखकर इंतजार करने लगता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। मिंग्यू बताती है कि ब्रदर मिंगमिंग, तुम फायर हो चुके हो। फिर वो मैसेज देखता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी वहाँ पर गुफू भी आ जाता है। मिंग्यू उसे देखकर सोचती है, स्पेशल असिस्टेंट गू, वो तो प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट हैं। वो कैसे फू शियांगसी के हस्बैंड के साथ एक ही जगह दिख सकते हैं? टिंगशन कहता है, इन सबको बाहर निकाल दो। मैनेजर कहता है, मैं देखता हूँ कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मैं गू ग्रुप का सीनियर डिपार्टमेंट हेड हूँ, तुम में से कोई भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना हिला भी नहीं सकता। फिर वो गुफू उन्हें बाहर ले जाने को कहता है। वो सबको ले जाते हैं। फिर मिंग्यू टिंगशन के पास आकर कहता है, तुम फू शियांगसी के हस्बैंड हो ना, अब उसके लिए खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कैसी है? 4 साल पहले जब वो बहुत छोटी थी उसके साथ रेप हुआ था। तभी जियांगशी उसे रोक लेती है और कहती है, मिंग्यू, अगर शेर अपनी ताकत ना दिखाए तो लोग उसे किटी समझ लेते हैं। अगर तुमने फिर से बकवास की तो देख लेना। फिर वो चली जाती है। टिंगशन उसे साइड में बैठाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जियांगशी कहती है, तुम्हारे साथ कौन घर जाना चाहता है? टिंगशन कहता है, तुम अभी जैसी हालत में हो यहाँ और क्या कर सकती हो? जियांगशी कहती है, बिल्कुल काम करूंगी। कल शादी के लिए छुट्टी ली थी, आज और नहीं ले सकती, नहीं तो अगले महीने सैलरी में कट देखकर दिल टूट जाएगा। फिर वो पूछता है, गू ग्रुप तुम्हें कितना पैसा देता है जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो? जियांगशी बताती है, गू ग्रुप तो एक बड़ी कंपनी है, उनका जो पूरा वेलफेयर सिस्टम है उसका टोटल अमाउंट करीब 10,000 युआन है। फिर वो खड़ा होता है और गुफू के कान में कहता है, तुम्हें जल्दी से किसी से सैलरी बढ़वाने को नहीं कहना चाहिए? फिर टिंगशन
जियांगशी को बताता है कि तुम्हारी रू और यी ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस तुमने उन्हें दी थी, उससे उन्हें पता चल गया कि तुम खतरे में हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। जियांगशी पूछती है, लेकिन अभी अभी चांगमिंग को कैसे निकाला गया? टिंगशन कहता है, असल बात ये है कि गू फेई का रिलेशन गू ग्रुप के प्रेसिडेंट से है, और वैसे भी गू ग्रुप अभी कुछ बेकार लोगों को निकाल रहा है, तो मैंने मौका पकड़ लिया। जियांगशी कहती है, हस्बैंड, तुम्हारे तो बहुत कनेक्शंस है, तुम तो कंपनी के लीडर्स के रिश्तेदारों को भी जानते हो, उन्हें मेरी हेल्प करने दो। थैंक्स। टिंगशन कहता है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, थैंक्स की जरूरत नहीं। और हाँ, वैसे भी आज तुम डर गई थी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, पैसों की टेंशन मत लो। तुमने कहा था शादी के बाद हम एक फैमिली हैं, तो उस हिसाब से घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। फिर उसे एक कार्ड देता है। गू फू वो कार्ड देखकर कहता है, ये पूरा का पूरा गू फैमिली के वारिस का ब्लैक कार्ड ऐसे ही दे दिया। प्रेसिडेंट ने तो कहा था कि वो यंग लेडी से डिवोर्स लेना चाहता है, फिर भी उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी। जियांशी कहती है, ग्रैंडमा के पास भी ऐसा ही कार्ड है और अब तुम्हारे पास भी है। आपकी फैमिली में ये ब्लैक कार्ड्स होलसेल में बंट रहे हैं क्या? पर इस कार्ड में कितने पैसे हैं? कहीं 1 बिलियन तो नहीं? टिंगशन बताता है, इस कार्ड में 1 लाख है। जियांगशी कहती है, तुम तो रेंट भी नहीं दे पाते, इतनी सेविंग्स कैसे हो सकती है? टिंगशन कहता है, अभी अभी प्रोजेक्ट बोनस आया है। फिर वो कहती है, हस्बैंड, तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक टेम्पररी वर्कर होकर भी मुझसे ज्यादा कमा रहे हो, जबकि मैं रेगुलर हूँ। अगर इस कार्ड में सच में 1 लाख युआन है तो चलो ग्रैंडमा का इलाज करवाते हैं, इलाज जरूरी है। ग्रैंडमा की पैरानोइया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो पहले से मेहनत करके पैसे बचा रही थी ताकि उनका इलाज करवा सकूं। अगर इस कार्ड में वाकई 1 लाख है तो चलो उनका इलाज करवाते हैं। टिंगशन पूछता है, क्या तुम सच में ग्रैंडमा के इलाज के लिए पैसे बचा रही थी? जियांगशी कहती है, हाँ, इस बीमारी को हल्के में नहीं ले सकते। अब तो वो खुद को कुछ और समझने लगी है। पैसे वाला होना ठीक है, लेकिन अगर कुछ और हो गया तो मुझे नहीं पता कि ये ठीक हो भी पाएगा या नहीं। कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले इलाज करवाना है। अगर इलाज के बाद भी कुछ पैसे बच जाए तो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। कल रात जो कपड़े ग्रैंडमा ने तुम्हें भेजे थे वो बहुत पतले हैं, ठंड आने वाली है, डाउन जैकेट तो जरूरी है। टिंगशन कहता है, और तुम्हारा क्या? मुझे याद है कि तुम्हारे पास भी ज्यादा कपड़े नहीं है। जियांशी कहती है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती, बस तुम और ग्रैंडमा खुश रहो और अच्छे कपड़े पहन लो, बस वही काफी है। कहा जाता है ना कि हस्बैंड का ड्रेसिंग सेंस वाइफ की शान होता है, तो तुम्हें मुझे प्राउड फील कराना होगा। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे वापस काम पर जाना है। तुम भी जल्दी से वर्क पर वापस जाओ। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास सेविंग्स हैं तो कंपनी के रूल्स को इग्नोर कर सकते हो। एक स्लेव को स्लेव वाली सोच भी रखनी चाहिए। फिर वो चली जाती है। उसके जाते ही गूफू कहता है, लगता है मैडम वाकई में पैसों की लालची नहीं है। आप उसे अपनी असली आइडेंटिटी कब बताने वाले हो? टिंगशन कहता है, जाओ उसके नाम से एक बिल्डिंग और एक स्टोर खरीद दो। तुमने कहा था मैं ये सब उसे कंपेंसेट करने के लिए यूज करूंगा। क्या इससे वो मेरे धोखे से कम नाराज होगी? फिर इधर हम देखते हैं कि वो मैनेजर मिंगन के सामने रोते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर, मैं आपका आदमी हूँ। जैसे कहते हैं ना, कोई आपके डॉग को भी मारे तो पहले आपसे पूछता है। वो मुझे डायरेक्टली फायर नहीं कर सकता, अगर ऐसा किया तो क्या ये आपके मुंह पर तमाचा नहीं होगा? मिंगन पूछता है, तुम्हें नहीं पता किसने तुम्हें फायर किया? वो मैनेजर बताता है कि बस एक टेम्पररी वर्कर था ना। मिंगन कहता है, टेम्पररी वर्कर ही इंटरेस्टिंग है। लगता है मेरे छोटे भाई ने इस बार सीरियसली लिया है, रोल प्लेइंग तक कर रहा है। फिर वो उठकर जाने लगता है कि मैनेजर उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर, वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट भला उस लड़की से कैसे शादी करेगा जो पहले बाहर एब्यूज हुई हो और जिसके 2 बच्चे हो? मिंगन पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? मैनेजर बोलता है, एल्डेस्ट मास्टर की वुमन ने बाहर किसी से संबंध बनाए और 2 प्यारी सी बच्चियां पैदा की जिनका कोई पता नहीं कि बाप कौन है। अगर प्रेसिडेंट ऐसी किसी औरत से जुड़ गया तो गू ग्रुप की कितनी बदनामी होगी ना। मिंगन कहता है, अच्छा छोटा भाई, और वो औरत तो फेक निकले। फिर वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जियांगशी आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। मिंग्यू उसे देखकर सोचती है, ये श्यांगसी का उस प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट से क्यों जुड़ा है और उसके छोटे भाई की पहचान क्या है? फिर वो जियांगशी का मैरिज सर्टिफिकेट किसी को भेजती है और पूछती है, इसमें जो वो लड़का है उसकी पहचान क्या है? वो उसे 1 घंटे का टाइम देता है। फिर 1 घंटे बाद मिंग्यू को कॉल आता है। मिंग्यू कहती है, क्या श्यांगसी का हस्बैंड राजधानी का सबसे अमीर आदमी है और हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट गू टिंगशन है? ये कैसे पॉसिबल है कि उसका हस्बैंड कोई टेम्पररी वर्कर ना होकर कंपनी का प्रेसिडेंट निकले? क्या उसे अपने पति की असली पहचान पता नहीं थी? तभी पीछे से वो दोनों आ रहे होते हैं। गुफू बता रहा होता है कि बॉस, 4 साल पहले वाली लड़की की अभी तक कोई खबर नहीं है।
आखिर बर्थमार्क के अलावा कोई पहचान की चीज है भी नहीं, सिर्फ आप ही हो जिसे उस इंसान की पहचान पता है। टिंगशेन कहता है तुम लोग उसे लगातार ढूंढते रहो पर कभी पब्लिक मत करना। मिंग्यू कहती है 4 साल पहले वो लड़की वही थी जिसने शियांगसी के साथ उस रात बिताई थी, वो कोई और नहीं गु टिंगशेन था। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी बारिश में भागते भागते गिर जाती है। तभी वहाँ पर टिंगशेन छाता लेकर आ जाता है, फिर वो उसे उठाता है। जियांगशी पूछती है हस्बैंड आप यहाँ कैसे आ गए? टिंगशेन बताता है कि दाओरुई ने कहा था कि जब तुम सुबह बाहर निकली तो अम्ब्रेला लेना भूल गई, इसलिए उसने मुझे बुलाया। तभी उसके बच्चे बोलते हैं मम्मी मैं और भाई आपकी चिंता कर रहे थे, इसीलिए आपको अम्ब्रेला देने आए। आप बार बार डैडी की तरफ क्यों देख रही थी? फिर टिंगशेन उसे ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं। जियांगशी कहती है आपने गलत टैक्सी पकड़ ली, ये तो हमारे घर की तरफ का रास्ता नहीं है। उसका बेटा कहता है मम्मी हम अब नए घर जा रहे हैं। फिर वो लोग घर पहुँच जाते हैं। घर देखते ही जियांगशी कहती है ये घर कितना सुंदर है। टिंगशेन पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया? जियांगशी कहती है लेकिन हम अचानक मूव क्यों कर रहे हैं? रीरी कहता है क्योंकि डैडी को डर था कि मम्मी रोज सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर थक जाएगी। ये कहती है डैडी ने कहा कि वो नहीं चाहता कि मम्मी उन लोगों को देखे जिन्हें वो नापसंद करता है। जियांगशी सोचती है कहीं पिछली बार की घटना की वजह से तो नहीं? टिंगशेन कहता है और रात की वजह से भी। फिर जियांगशी कहती है यहाँ तो सब बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने ग्रैंडमा के इलाज के लिए रखे पैसे तो खर्च नहीं कर दिए? तुम्हें लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करना चाहिए और लीज कैंसिल करवानी चाहिए, और ये भी बोल देना कि तुमने ये फ्लैट अपनी वाइफ को बिना बताए रेंट पर लिया था और वो अग्री नहीं है। तभी वहाँ दादी आ जाती है और कहती है बहू ये महंगा नहीं है, सच में नहीं, 800 पर मंथ है जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉपर्टी फीस भी शामिल है। फिर टिंगशेन बताता है ये वही घर है जो उस आंटी का है जो ग्रैंडमा के साथ स्क्वायर डांस करती है। उसका ग्रैंडमा से अच्छा रिश्ता है और उनके घर में पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए उसने हमें सस्ते में दे दिया। जियांगशी पूछती है सच में? दादी कहती है हाँ सच में। ग्रैंड डॉटर इन लॉ जल्दी से हाथ धो लो, डिनर लग चुका है। ग्रैंडमा ने आज तुम्हारे फेवरेट श्रिम्प्स बनाए हैं। ये सुन के जियांगशी खुश हो जाती है। तभी टिंगशेन को गुफू का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि माय डियर बॉस, आपको जो औरत 4 साल पहले मिली थी उसका पता चल गया है। फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या लगता है, क्या टिंगशेन को पता चल पाएगा जियांगशी ही वो 4 साल पहले वाली लड़की थी, या फिर मिंग्यू अपनी चाल चलकर उस लड़की को बदल देगी? अगर आप इसका अगला एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। से और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।